नमस्कार दोस्तों, जीएस फाइटर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है एक और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। देखिए, टारगेट सीरीज़ के तहत हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो आगामी परीक्षा होगी, जिसके लिए बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उस एग्ज़ाम के लिए हम जीके जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने ये इस पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आतंकवादी गतिविधियों को छोड़कर किसके द्वारा सन्यासी जीवन जिया गया और पुदुचेरी में उन्होंने एक आश्रम भी स्थापित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, ज्ञानेंद्र नाथ बसु या अरविंद घोष? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ दिया और एक सन्यासी जीवन जिया, और इसके लिए उन्होंने पुदुचेरी में यानी दक्षिण भारत में एक आश्रम भी खोला था। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए हैं, और रास बिहारी बोस जो गदर आंदोलन था और जो आज़ाद हिंद फौज, ऐसे आंदोलनों से ये जुड़े रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व विभाग पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में होती है। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और वो ही इसके पहले निदेशक हुए हैं। ठीक है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको बताना है वर्तमान मतलब जुलाई 2023 में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है? आपको इस प्रश्न का अगर उत्तर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, अन्यथा इसी प्रैक्टिस सेट में आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी है। आपको बताना है कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? लीमा, क्योटो, बोगोटा या सैंटियागो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोगोटा इज़ द कैपिटल ऑफ कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 4, चकबंदी से क्या तात्पर्य है? संपत्ति का एकीकरण करना या परिवार का एकीकरण करना, करों का एकीकरण या समेकन करना या भूमि का एकीकरण करना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भूमि का एकीकरण करना चकबंदी से तात्पर्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को यानी 24 तारीख को मनाते हैं हम? तो इसको मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014, 2017, 2018 या 2008? आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2018 से हम उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली वर्तमान में किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी छोर थे, वो क्या कौन कौन से थे? देखिए, पूर्व में आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत का गैंडोर था। ठीक, इस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत का गैंडोर, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था। ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों कोनों के नाम हैं। और जो उसका स्ट्रक्चर था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार था, यानी ट्रायंगल शेप में था, इस तरीके से था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों के वायुसेनाओं के मध्य कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है? भारत ब्राज़ील, भारत फ्रांस, भारत अमेरिका या भारत इंडोनेशिया? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं के बीच कोप इंडिया एक्सरसाइज होती है। ओके। 8वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? देखिए, 9 जनवरी को हम हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी वर्ष 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और भारतीय प्रवासी सम्मान इस बार का दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल के, वर्तमान मतलब जुलाई 2023 में नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? शेर बहादुर देउबा? जी नहीं। पुष्प कमल दहल प्रचंड? जी नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र पौडरेल। ये नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और तारकुंडे समिति का संबंध जो कि वर्ष 1974 में स्थापित की गई थी, आपको बताना है तारकुंडे समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, चुनाव सुधार से, या कर सुधार से, या फिर पुलिस रिफॉर्म से। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव सुधार से संबंधित है। अच्छा, केंद्र और राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनको याद रखिए आप, जैसे राजमन्नार आयोग, ठीक है, आनंदपुर साहिब आयोग और सरकारिया आयोग, एम पुंछी आयोग। ये फेमस हैं केंद्र और राज्यों से संबंधित सुधारों के बारे में। ठीक है। और एक और समिति है जो कि चुनाव सुधार से संबंधित है। तारकुंडे समिति तो है ही, साथ में ये वाली समिति भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एक और समिति है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि संबंधित है चुनाव सुधार से रिलेटेड है। ठीक है। और टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड एक समिति और है जिसका नाम है केलकर समिति और जे चलैया समिति। इन दोनों को याद रखिए, जो कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चुनाव सुधार। तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, और दिनेश गोस्वामी समिति भी, ठीक है, उसको भी याद रखना, वो भी दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो भी चुनाव सुधार से संबंधित है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहा टेम्पो डिवाइस। आपको बताना है ये जो टेम्पो डिवाइस है जो कि अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण का अध्ययन कर सकता है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? देखिए, या तो नासा के द्वारा होगा या इसरो के द्वारा होगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा। नासा ने एक ऐसा डेवलप किया है डिवाइस जो कि अंतरिक्ष से ही वायु प्रदूषण का अध्ययन कर सकता है। ठीक है। और इस डिवाइस का नाम है टेम्पो डिवाइस। ओके। 12वां प्रश्न है, आपको बताना है रूस को G8 समूह से बाहर किया गया किस वर्ष? वर्तमान में यह G7 के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभी G7 ग्रुप काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आपको बताना है कि रसिया को G8 से, यानी G7 पहले G8 हुआ करता था, किस वर्ष G8 G7 बन गया? रसिया को इस ग्रुप से निकाल दिया तो ये G7 बन गया। तो ये बात है 2014 की। एक्चुअली 2014 में रसिया ने यूक्रेन का जो क्षेत्र है, क्रीमिया क्षेत्र, वो हथिया लिया इलीगली तरीके से। तो बाकी के G7 कंट्रीज़ ने ये फैसला किया कि हम रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर देंगे। तो G8 पहले था, 2014 से पहले रसिया को बाहर कर दिया, तो अब ये G7 बन गया। ठीक है। 2014 में रसिया को G8 से बाहर कर दिया, अब ये G7 है। ओके। और G7 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। ये 7 देश हैं G7 के। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और भारत इसका सदस्य नहीं है, बट भारत इसका ऑब्जर्वर सदस्य है। इसको इनवाइट किया जाता है भारत को हर साल। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है GST कानून हेतु किस समिति का गठन किया गया? देखिए, GST से रिलेटेड प्रश्न आना ही आना है, चाहे तो अमेंडमेंट नंबर पूछ लेगा, या उसके टैक्स के बारे में पूछ लेगा, टैक्स क्या प्रोविज़न है, या कुछ और पूछ लेगा। बट हमने यहाँ पूछा है किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है, किस समिति ने इसकी सिफारिश की? विजय केलकर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, मेहता समिति, या सरकारिया आयोग? देखो, सरकारिया आयोग तो केंद्र राज्यों से संबंधित है, ठीक है, और दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से संबंधित है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजय केलकर समिति। GST कानून के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। ओके। और उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2000, सन 2009, 2012 या 2001? सन 2001 में उत्तर प्रदेश में ग्रीन ऑपरेशन की शुरुआत होती है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है तुर्की। देखो, पहले इसका नाम तुर्की था, बट अभी तुर्कीय कर दिया है, अभी हाल फिलहाल में ही किया है। तुर्कीय देश की मुद्रा क्या है? टर्किश लीरा, यस।
टर्किश लीरा या टर्किश पाउंड या टर्किश रूपी? देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है टर्किश लीरा। ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकरण से संबंधित आर्टिकल है 232 323 का सेक्शन का, या 123 या 338 का सेक्शन का। देखो 338 का सेक्शन का तो रिलेटेड है एसटी आयोग से, यानी शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन आयोग है उससे रिलेटेड है। और आपको पता होगा 123 ऑर्डिनेंस जारी करने से, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस करने का जो पावर है उससे रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी है। 323 का सेक्शन के में ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, ट्रिब्यूनल से संबंधित है यानी अधिकरण से। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ये कहता है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या ललितपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है। ओके, प्रश्न संख्या 18। जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जो जमींदार हुआ करता था, जो कर वसूल करता था, तो उस कर को वसूल करने के एवज में वह अपने पास कुछ हिस्सा रखता था उस कर का। तो आपको बताना है कि उस कर का वो कितना हिस्सा अपने पास रखता था। 1/4? जी नहीं। 1/6? ये भी नहीं। 1/8 भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/11, यानी कि वो टोटल 11वां हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी के 10 हिस्से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देता था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? देखो मेनली मुख्यालय होते हैं या तो मुंबई में या दिल्ली में। ठीक है, मुंबई क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की और पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है, तो इस हिसाब से या तो मुंबई होगा या दिल्ली होगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर लखनऊ है। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न हमने आपको ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं। इस प्रश्न में सॉरी चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, बट हमने आपको सही ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब ये आपका कर्तव्य है कि क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर पता है तब भी, और अगर नहीं पता है तो रिसर्च करने के बाद दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है जारवा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। जारवा जनजाति कहाँ पर मुख्य निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह? जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जनजाति है जारवा जनजाति। इसके अलावा जैसे सेंटिनलीज है ना, जैसे सोमपेन, जैसे ओंगे, ये जनजातियाँ भी जो मुख्यतः निवास करती हैं यहाँ की अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। बट इनमें से जो सेंटिनलीज है ना वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। उनको बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। ना तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही किसी तरह का मॉडर्न जो होता है मॉडर्नाइजेशन में से संबंधित कुछ है ही नहीं। बट अगर कोई इनसे रिलेटेड इनके जो क्षेत्र में जाता है या इनसे संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ये इसको मार देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक यूरोपियन व्यक्ति था, वो गया बाइबल को लेकर साथ में, उसने सोचा कि इन लोगों को वो क्रिश्चियन बना लेगा, बट वो बेचारा मारा गया, है ना। तो ये सेंटिनली जनजाति है, ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है, बाहरी दुनिया से ये संपर्क नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। जारवा जनजाति मुख्यतः निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, संगमरमर क्या है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है या अवसादी चट्टान है, आग्नेय या तलछट? ओके, ऑप्शन का जो आपका जो ऑप्शन है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक कायांतरित चट्टान है। अवसादी चट्टानों में कोयला मिलता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें तो बहुत ठोस होती हैं, मैग्मा वगैरह जो होता है उस टाइप से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर का संबंध है चिपको आंदोलन वर्ष 1973 से? जी नहीं। देखो चिपको आंदोलन से एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा आंदोलन से है जो कि वर्ष 1985 में चलाया गया था। और जंगल बचाओ आंदोलन ये जनजातीय आंदोलन था जो जंगलों को बचाने के लिए चलाया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा आंदोलन से है। नर्मदा आंदोलन वर्ष 1985 में हुआ। ठीक, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस विभाग, कोयला मंत्रालय, शिक्षा, जल शक्ति मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
कोयला मंत्रालय भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस विभाग है। ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रक्षा मंत्रालय आपको पता है राजनाथ सिंह के अंतर्गत आता है। और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया था? 6, 5, 12 या फिर 8? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कोपेन ने भारत को 8 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया था। ठीक है। और 26वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समूह में से भारत किसका सदस्य नहीं है? चलिए बताइए। इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको इसी वीडियो में दे चुका हूँ, आपको अगर याद हो तो। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ आपको। बिम्स्टेक तो भारत इसका सदस्य है। ब्रिक्स में जो आई है यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इंडिया भी इसका सदस्य है। G20 आपको पता होना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली भारत इसका सदस्य है। बट G7 का सदस्य भारत नहीं है। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जबकि मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कौन कौन से सदस्य आते हैं। ठीक है। पहले आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में G7 कंट्रीज़ के नाम लिखिए। ठीक। चलो मैं अब बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। देखो, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ये 7 देश हैं G7 के। और 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था। 2014 में रसिया को G8 से बाहर कर दिया, तब से ये G7 कंट्रीज़ का ग्रुप बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? देखो मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूँ दक्षिण भारत का। ठीक है। इस तरह से हमने एक छोटा सा मैप बना लिया दक्षिण भारत का। ठीक है। देखिए, गुजरात से लेकर मुंबई तक का जो क्षेत्र है उसको बोला गया काठियावाड़। ठीक। और मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको बोला गया कोंकण। और गोवा से जो कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको बोला गया है मालाबार। और कन्याकुमारी से जो इधर का है ईस्ट का जो कोस्ट है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसको बोला गया है कोरोमंडल। और यहाँ से जो ऊपर का क्षेत्र है ना, गंगा के मुहाने तक का, इसको बोला गया उत्तरी सरकार। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। गुजरात का जो पूरा एरिया है वो और मुंबई तक का जो क्षेत्र है उसको काठियावाड़ बोला गया है। और मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको बोला गया कोंकण। और गोवा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसको मालाबार बोला गया है। और कन्याकुमारी से जो ईस्ट कोस्ट है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसको बोला गया कोरोमंडल। और उसके ऊपर वाला उत्तरी सरकार बोला गया है। ठीक है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एक सेकेंड, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यानी मुंबई से गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको बोला गया है कोंकण क्षेत्र। ठीक है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रही है तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत तो राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था इधर होगी राज्य में। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 123, इसमें बोला गया है जो राष्ट्रपति की पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, यानी अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की पावर है उसके बारे में। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 352 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 352, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है चूहे का विष किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर क्लोराइड को, या जिंक फॉस्फाइड को, या जिंक ऑक्साइड को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड को चूहे के लिए विष है। आपको बताना है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर, एलन मस्क, बिल गेट्स, या टिम बर्नर्स-ली? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, आपको बताना है पूर्णा किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या गंगा? ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ताप्ती रिवर। एक सेकेंड, ताप्ती जो रिवर है उसकी सहायक नदी है पूर्णा। और बाकी और लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ। नर्मदा की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो हैं तवा, उरी और बरना। ठीक है। कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, देखिए कृष्णा की हैं, एक तो तुंगभद्रा है, एक भीमा है, ठीक है, और एक है कोयना। और नर्मदा की तवा, उरी, एक और थी कौन सी जो है बरना। ठीक है। और गंगा की तो बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जैसे यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, सोन है, महानदी है।
ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 32, आपको बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। देखिए हंगर की स्पेलिंग जो मिस्टेक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां? जी नहीं, भारत का स्थान है 107वां। बहुत ही बुरी कंडीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, इस प्रश्न का उत्तर है, चलिए पहले पढ़ तो नहीं क्वेश्चंस को। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रति माह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े हर महीने किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा? जी नहीं। वित्त आयोग? ये भी नहीं है। और आरबीआई? ये भी नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आपको बताना है रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ये बोलता है कि जुलाई 2022 में भारत सरकार में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है? चलिए बताइए, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है किरण रिजिजू। आपको मैं बता दूं, किरण रिजिजू इससे पहले भारत के कानून मंत्री थे। भारत के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू इससे पहले, ठीक है। और आदर्श कुमार गोयल कौन है? ये हैं हमारे एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी के अध्यक्ष, ठीक है। और किरण रिजिजू कानून पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हो गए। तो फिर अब मुझे एक चीज़ बताइए कि वर्तमान में जो हैं हमारे कानून मंत्री कौन है फिर? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वर्तमान में हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, ओके। और इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे। अब किरण रिजिजू हैं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? ये जल शक्ति मंत्री हैं, पहले जल शक्ति मंत्री, ठीक है। और मोटा भाई आपको पता है ये गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू। बोलगा से गंगा तक, इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत? इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। बोलगा से गंगा तक के रचनाकार हैं ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, आपको बताना है कि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत यानी रहला में दिल्ली के किस सुल्तान के समय की घटनाओं का वर्णन किया है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है इब्न बतूता भारत आया था वर्ष 1333 में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसने ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में पूरी घटना और पूरी जो है शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है अपने पुस्तक रहला में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रहला किसकी पुस्तक है या रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपका आंसर होना चाहिए इब्न बतूता। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन, उसने उसके घटनाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 4। हाल ही में चर्चा में रहा साबांग बंदरगाह, आपको बताना है साबांग बंदरगाह हाल ही में चर्चा में रहा है वो किस देश में है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या इंडोनेशिया? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। साबांग बंदरगाह इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर था 4, ठीक है। और ये रही इसकी आंसर की। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, उन सभी का ब्यौरा हमको चाहिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ आप अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम उसी हिसाब से क्वेश्चन में बदलाव कर सकें। और लेकिन हम उस लेवल को नहीं गिराएंगे जो कि हमारा एग्ज़ाम में पूछने का लेवल है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और जो लेवल है क्वेश्चंस का एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो लेवल हमेशा बना रहेगा। आपको थोड़ा सा और पुशअप करना पड़ेगा, ओके। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ना केवल इस प्रैक्टिस सेट की बल्कि सारे प्रैक्टिस सेट की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है हमारा GS फाइटर्स के नाम से, लोगो देख लीजिए, यही लोगो मिलेगा, ठीक है। GS फाइटर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ओके। अगर आपको लगता है बदलाव की ज़रूरत है
तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।